दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की और उसका दोस्त एक फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह रात उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगी और एक ऐसी क्रूरता को जन्म देगी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजनामा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली 16 दिसंबर 2012। ठंडी सर्दियों की रात, सड़कें कुछ सुनसान थीं। लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक कर सो चुके थे। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और द्वारका की गलियों में हल्की रौनक थी, लेकिन आमतौर पर भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर सन्नाटा था। साकेत के एक मॉल में एक लड़की अपने दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर बाहर निकली थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिल्म उसे बहुत पसंद आई थी। उसका दोस्त भी बहुत ही खुश था। दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त बिताया था। उन्होंने ऑटो लेने की कोशिश की, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी और कोई सीधा साधन नहीं मिल रहा था। उन्होंने तय किया कि वे मुनिरका तक किसी भी साधन से पहुंचेंगे और फिर वहां से घर चले जाएंगे। करीब 9:30 बजे एक बस उनके पास आकर रुकी। सफेद रंग की यह प्राइवेट बस स्कूल बस की तरह लग रही थी, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। बस के अंदर लाइट धीमी थी, खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। एक आदमी ने खिड़की से झांकते हुए कहा, कहां जाना है? बैठ जाइए, जहां बताइएगा वहां छोड़ देंगे। लड़की और उसका दोस्त पहले थोड़ा झिझके, लेकिन सड़क पर ठंड और लंबा इंतजार देखकर उन्होंने उस बस में चढ़ने का फैसला किया। ये दोनों यह नहीं जानते थे कि यह बस उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। जैसे ही वे बस में बैठे, बस के दरवाजे बंद हो गए और ड्राइवर ने तेजी से बस चला दी। तभी अचानक एक आदमी ने एक भद्दी बात बोली। लड़के ने विरोध किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में माहौल खतरनाक हो गया। बस में मौजूद 6 लोगों ने उन दोनों को घेर लिया। बस के अंदर अजीब सी घुटन थी। खिड़कियों पर पर्दे थे, रोशनी कम थी और सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था। बस के अंदर जो लोग थे, उनकी आंखों में एक अलग ही वहशियत दिखाई दे रही थी। जैसे ही बस चली, अंदर मौजूद 6 लोगों ने आपस में इशारे किए। लड़की और उसका दोस्त समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। लड़के ने तुरंत ही ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे बैठे एक आदमी ने ठहाका लगाया और कहा, अरे, अब तुम कहीं और ही जाओगे। बस की रफ्तार तेज थी और यह धीरे धीरे सुनसान इलाकों में जा रही थी। तभी एक आदमी लड़की की ओर बढ़ा और उसे गलत तरीके से छूने लगा। लड़की ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाई, तमीज से रहो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, 4 लोगों ने लड़के को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लड़के ने पूरी ताकत से बचने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। पहला वार एक आदमी ने लोहे की रॉड उठाई और लड़के के सिर पर इतनी जोर से मारा कि वह लड़खड़ा गया। खून की धार फर्श पर गिरने लगी। लड़की चीखने लगी, छोड़ दो उसे प्लीज। लेकिन अपराधियों के अंदर अब इंसानियत बची ही नहीं थी। एक के बाद एक वे उसे बेरहमी से मारते रहे। वह दर्द से कराहता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। फिर लड़की की ओर देखते हुए उनमें से एक ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। बस की खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। बाहर से कोई नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। ड्राइवर ने बस की रफ्तार और तेज कर दी थी, जैसे उसे पता था कि उसे कितनी देर में अपना काम पूरा करना है। लड़का अब लगभग बेहोश हो चुका था, खून से लथपथ, बार बार गिरता और उठने की कोशिश करता, लेकिन फिर कोई ना कोई उसे लात मारकर गिरा देता। अपराधी अब पूरी तरह वहशी दरिंदे हो चुके थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि अजीब सी दरिंदगी दिखने लगी थी। देखते हैं कितनी हिम्मत है इसमें। एक आदमी ने लड़की को बालों से पकड़कर खींचा। नहीं, छोड़ दो मुझे। लड़की ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे 6 लोग थे। एक आदमी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसकी चीख बस में गूंज उठी। फिर उन्होंने उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसने हाथ पैर चलाए, रोई, चीखी, लेकिन हर चीख उन दरिंदों को और ज्यादा हिंसक बना रही थी। इतना दर्द सहने के बावजूद वह रुकी नहीं। उसने एक आदमी के हाथ पर दांतों से काट लिया। वह चीख उठा। गुस्से में उसने लोहे की रॉड उठाई और लड़की की टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ी। अब दर्द असहनीय हो गया था। उनमें से एक ने कहा, अब मजा आएगा,
इसके बाद जो हुआ वह इतना भयानक था कि बोलते हुए भी दिल कांप उठता है। बस दिल्ली की सुनसान सड़कों पर तेजी से भाग रही थी। अंदर की चीखें बाहर नहीं जा सकती थीं और बाहर की दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि इस दौड़ती हुई बस में एक लड़की और एक लड़का नर्क से भी भयानक यातना झेल रहे थे। लड़की दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। हर बार जब कोई दरिंदा उस पर झपटता, वह पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती, लेकिन वह अकेली थी और सामने 6 शैतान खड़े थे। आरोपी बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। उनके पास कोई इंसानियत नहीं बची थी। एक ने उसके चेहरे पर घूंसा मारा, दूसरा उसे बालों से घसीट रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें धक्का दिया, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। उन दरिंदों ने उसे केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी तोड़ने की कोशिश की। लोहे की रॉड, जिसे पहले लड़के पर इस्तेमाल किया गया था, अब लड़की के शरीर पर भी इस्तेमाल होने लगी। वह दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन ये लोग रुकने वाले नहीं थे। लड़की अब लगभग बेहोश होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संघर्ष था। करीब 1 घंटे तक यह यातना चलती रही। जब दरिंदों ने देखा कि अब लड़की और लड़का दोनों हिल भी नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इन्हें फेंक देना चाहिए। बस सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। अपराधियों ने दरवाजा खोला और पहले उस अधमरे लड़के को नीचे फेंक दिया। वह बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने लड़की को उठाया और उसे निसंकोच बस से नीचे फेंक दिया गया। वह ठंडी सड़क पर गिरी, खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई। लेकिन अपराधी इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने बस से उसके कपड़े भी बाहर फेंक दिए और भाग निकले। सड़क पर उस रात केवल 2 लोग थे, एक लड़की जो निर्जीव पड़ी थी और एक लड़का जो हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर खून की धार बह रही थी। निर्भया अधमरी पड़ी थी, शरीर खून से लथपथ, दर्द से कराहती हुई। उसका दोस्त भी बुरी तरह घायल था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। लड़के ने अपनी आखिरी बची ताकत से सड़क पर हाथ बढ़ाया, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। उसकी आंखें धुंधला रही थीं, सिर में गहरी चोट थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बाकी थी। वह किसी तरह घिसटते हुए लड़की के पास पहुंचा। वह धीरे से बोला, कोई तो मदद करो। लेकिन कई गाड़ियां वहां से गुजरी। किसी ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। कुछ ने देखा और आगे बढ़ गए। कुछ ने सोच लिया कि यह कोई नशे में धुत लोग होंगे। 20 मिनट तक दोनों यूं ही पड़े रहे। करीब आधे घंटे बाद एक ऑटो रिक्शा रुका। ड्राइवर ने देखा और घबराकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक राहगीर भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि दोनों बुरी हालत में हैं। ऑटो वाले ने कहा, क्या हुआ? ये लोग तो मरे हुए लग रहे हैं। राहगीर ने जवाब दिया, नहीं, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। करीब 45 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस के आने के बावजूद स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। एक पुलिस वाले ने पूछा, इन्हें पहले किस अस्पताल ले जाएं? एम्स ले चलते हैं। नहीं, वहां तो पहले ही बहुत भीड़ होगी। किसी छोटे अस्पताल ले चलते हैं। पुलिस वालों के बीच बहस होने लगी। लड़की दर्द से तड़प रही थी। लड़का बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन वे 15 मिनट तक बहस ही करते रहे कि इन्हें किस अस्पताल में ले जाया जाए। आखिरकार उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब निर्भया और उसके दोस्त को लाया गया, तब डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। लड़के की हालत गंभीर थी, लेकिन लड़की की हालत उससे भी ज्यादा नाजुक थी। डॉक्टरों ने जब उसका निरीक्षण किया तो वे अंदर तक हिल गए। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, इतनी दरिंदगी इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? लड़की की बॉडी पर गंभीर चोटें थीं। आंतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। शरीर पर चोटों के इतने गहरे निशान थे कि डॉक्टरों को समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले किसका इलाज करें। डॉक्टरों ने तुरंत उसका पहला ऑपरेशन किया। 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। इस घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने बयान दिया, यह एक दुखद घटना है, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से जनता संतुष्ट नहीं थी। जब खबर मीडिया में आई तो धीरे धीरे देश भर में गुस्से की लहर दौड़ने लगी।
दिल्ली में पहले छोटे स्तर पर विरोध शुरू हुआ। लोग इंडिया गेट और जंतर मंतर पर इकट्ठा होने लगे। वे पूछ रहे थे, निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा, अपराधियों को फांसी कब मिलेगी। लेकिन असली उबाल अभी आना बाकी था। अस्पताल में दूसरी रात और भी दर्दनाक थी। निर्भया को बार बार बेहोशी आ रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत बेहद नाजुक है। उधर लड़के का भी इलाज चल रहा था। वहीं पुलिस ने उन 6 दरिंदों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन इस केस में कई चौंकाने वाले मोड़ आने वाले थे। निर्भया की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई थी, लेकिन इस बीच देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ चुकी थी। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, कॉलेज के छात्र, महिलाएं, आम नागरिक, हर कोई इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहा था। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा होने लगे। इंडिया गेट और जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों के केंद्र बन चुके थे। हाथों में तख्तियां थीं, निर्भया को न्याय दो, हमारी बेटियां कब तक असुरक्षित रहेंगी, बलात्कारियों को फांसी दो। रात होते ही प्रदर्शन और तेज हो जाता। लोग मोमबत्तियां लेकर निकलते और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते। लेकिन पुलिस और प्रशासन अभी भी ढीला पड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस पर भारी दबाव था। देश की जनता गुस्से में थी और सरकार की छवि भी दांव पर लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस ने पीड़ित लड़के का बयान लिया, जिसने बताया कि अपराधी कौन थे और बस कहां से आई थी। इसके बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर राम सिंह को पकड़ लिया। उसे पूछताछ की गई और धीरे धीरे बाकी 5 आरोपी भी पकड़े गए। मोहम्मद अफरोज नाबालिग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और मुकेश सिंह। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जांच अभी जारी रहेगी। लेकिन जनता को सिर्फ गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं थे। वे पूछ रहे थे, क्या इन्हें फांसी मिलेगी। इस बीच अस्पताल में डॉक्टरों की पूरी टीम निर्भया की जान बचाने में लगी हुई थी। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और उसका लगातार इलाज चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर के अंग फेल होने लगे। डॉक्टरों ने कहा, हमें इसे बेहतर इलाज के लिए विदेश भेजना होगा। सरकार ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज की व्यवस्था कर दी। लेकिन यह फैसला बहुत देर से लिया गया था। 27 दिसंबर 2012 को निर्भया को सिंगापुर भेजा गया। पूरा देश उसके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। हर कोई बस एक ही खबर सुनना चाहता था, निर्भया ठीक हो रही है। लेकिन 29 दिसंबर 2012 की सुबह एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया कि अब निर्भया इस दुनिया में नहीं रही। वह जख्मों से लड़ते लड़ते आखिरकार हार गई थी। पूरा देश रो पड़ा। टीवी चैनलों पर आंसू बहाते हुए एंकर, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब। अब बस बहुत हुआ। लोगों ने मांग की कि दोषियों को तुरंत फांसी दी जाए। निर्भया की मौत की खबर सुनते ही पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन इस शोक ने जल्द ही आक्रोश का रूप ले लिया। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, बलात्कारियों को फांसी दो। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन इतने तेज हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन गुस्साई भीड़ डटी रही। इस बार जनता शांत बैठने वाली नहीं थी। अगर अब न्याय नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। निर्भया के माता पिता और देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब न्यायपालिका पर टिकी हुई थीं। 3 जनवरी 2013 को केस की पहली सुनवाई हुई। 5 दोषियों पर बलात्कार, हत्या, अपहरण और साजिश के आरोप लगाए गए। छठा दोषी मोहम्मद अफरोज, जिसने सबसे अधिक दरिंदगी दिखाई थी, वह नाबालिग निकला। यह सुनकर जनता का गुस्सा और बढ़ गया। लोग कहने लगे, नाबालिग कानून बदलो। अफरोज को सिर्फ 3 साल की सजा मिली, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार नाबालिगों को अधिकतम इतनी ही सजा दी जा सकती थी। यह फैसला सुनकर लोग उबल पड़े। क्या एक 17 साल 6 महीने का दरिंदा सिर्फ इसलिए बच जाएगा कि वह 18 साल का नहीं था? सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे की गूंज पहुंची और इस केस के बाद भारत में नाबालिग कानून बदल दिया गया। अब 16 से 18 साल के अपराधियों को जघन्य अपराधों के लिए वयस्क माना जाने लगा। 3 साल बीत गए, लेकिन दोषियों को फांसी नहीं हुई थी। केस हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
लेकिन हर बार अपराधियों ने अपील डालकर फैसले को टालने की कोशिश कर रहे थे। निर्भया की मां आशा देवी हर बार कोर्ट में खड़ी होती और एक ही सवाल पूछती, कब मिलेगा न्याय। आखिरकार मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन अपराधियों ने एक और चाल चली। उन्होंने राष्ट्रपति से दया याचिका दायर कर दी। निर्भया की मां फिर सड़कों पर उतरी। पूरा देश फिर से जाग उठा। अगर इन्हें भी माफ किया गया तो कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। आखिरकार राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 पर तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। निर्भया को आखिरकार न्याय मिल ही गया। जब जल्लाद ने फंदा खींचा तब देश ने राहत की सांस ली। निर्भया की मां ने कहा, आज मेरी बेटी को न्याय मिला है, लेकिन हमें कानून को और मजबूत बनाना होगा ताकि किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। निर्भया का नाम आज भी भारतीय समाज के दिलों में जिंदा है। इस केस ने देश में कई बड़े बदलाव लाए। निर्भया फंड की शुरुआत हुई, जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सजा सख्त की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए ताकि ऐसे मामलों का जल्दी से फैसला हो। लेकिन आज भी सवाल खड़ा है, क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाए हैं? निर्भया को न्याय मिलने के बाद पूरा देश राहत की सांस ले चुका था, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं थी। सवाल अब भी जिंदा था, क्या निर्भया के बाद भारत बदल गया? इस केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था और इसके बाद सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। निर्भया फंड के तहत महिला सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए ताकि ऐसे मामलों में जल्द फैसला हो। नाबालिग कानून बदला गया। अब 16 से 18 साल के किशोर भी जघन्य अपराध करने पर वयस्क माने जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया गया। निर्भया की मां आशा देवी इस लड़ाई को कभी बंद नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने हर पीड़िता के लिए लड़ाई जारी रखी। वे हमेशा कहती हैं, मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर हमारी लड़ाई किसी और की बेटी को बचा सकती है तो यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन क्या सब कुछ बदल गया? निर्भया केस के बाद भी देश में कई जघन्य अपराध हुए। कठुआ, उन्नाव, हैदराबाद, हर बार वही सवाल उठा, कब रुकेगा ये सब? लेकिन यह भी सच है कि निर्भया की घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब महिलाएं ज्यादा सतर्क हैं। माता पिता बेटियों को आत्मरक्षा सिखा रहे हैं और सरकार पर दबाव है कि वह अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दें। आज भी जब लोग इस घटना को याद करते हैं तो यह केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी और सबक के रूप में याद करते हैं। निर्भया की कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपनी बेटियों को डराकर नहीं, बल्कि उन्हें ताकतवर बनाकर उनकी रक्षा करनी होगी। निर्भया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई हमेशा जिंदा रहेगी और हर बार जब कोई बेटी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगी तो वह लड़ाई निर्भया की ही होगी। निर्भया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि वह बदलाव की चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जगा दिया। दोस्तों, आपको यह दिल दहला देने वाली निर्भया की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।